कहेंगे एट्रीजिया। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास स्टमक कंटेंट जो है वो आउट ऑफ द माउथ वॉमिट होंगे और उनके अंदर हमारे पास बाइल प्रेजेंट होगा। बाइल प्रेजेंट होगा अगर हमारे पास ब्लॉकेज स्टीनोसिस हुई है तो हमारे पास बाइल होगा, उस प्रेजेंट के अंदर बिलियस वॉमिटिंग होगी। अगर हमारे पास ड्यूडिनल एट्रीजिया यानी कि कंप्लीट ऑक्लूजन हो गया ड्यूडिनल ल्यूमेन का तो हमारे पास ड्यूडिनल एट्रीजिया होगा। ये हमारे पास कॉमन नहीं होता। अर्ली ड्यूडिनल डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास ल्यूमेन जो है वो कंप्लीटली ऑक्लूडेड होगा एपिथेलियल सेल से और एक शॉर्ट सेगमेंट ऑफ ड्यूडिनम जो है या फिर कोई थोड़ा सा हिस्सा ड्यूडिनम का वो ऑक्लूडेड रह जाएगा, बाकी सारा कनालाइज हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा हिस्सा रह जाएगा। इसके अंदर हमारे पास मेनली जो है वो थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है वो ब्लॉकेज होती है ओकेजनली और ये फैमिलीज के अंदर रन करता है। फैमिलियल ड्यूडिनल एट्रीजिया भी इसको सजेस्ट करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न है। इसके अंदर हमारे पास जो वॉमिटिंग ड्यूडिनल एट्रीजिया के जो न्यूनेट्स हैं उनके अंदर अगर वॉमिटिंग होगी तो हमारे पास उस वॉमिटिंग के अंदर हमेशा बाइल प्रेजेंट होगा और हमारे पास बिलियस एमेसिस यानी कि वॉमिटिंग ऑफ बाइल होगी। उसके अलावा हमारे पास इसकी कॉज क्या क्या हो सकती है, एनुलर पैंक्रियाज भी इसकी कॉज हो सकता है कि एनुलर पैंक्रियाज जो है वो ड्यूडिनम डेवलप कर गया और हमारे पास उसने ड्यूडिनम को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा एनोरेक्टल डिफेक्ट्स हो सकते हैं और मालन्यूट्रिशन ऑफ गट पीस के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास पॉलीहाइड्रोमियोसिस की कंडीशन आएगी क्योंकि हमारे पास बच्चे में जो है वो सक करना होता है एमनियोटिक फ्लूइड। अगर वो ड्यूडिनम जो है वो ब्लॉक्ड होगी, जब वो एमनियोटिक फ्लूइड सक करेगा तो अंदर नहीं जाएगा, जब अंदर नहीं जाएगा तो हमारे पास वो वापस बाहर आएगा और पॉलीहाइड्रोमियोसिस की कंडीशन होगी। इसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लिवर। डेवलपमेंट ऑफ लिवर की अगर हम बात करें तो लिवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम जो है हमारे पास वेंट्रल एंडोडर्मल आउटग्रोथ से बनेंगे। सबसे पहले हमारे पास हेपेटिक डायवर्टिकुलम बनता है हमारे पास डिस्टल फोरगट से 4th वीक में। ये डायवर्टिकुलम जो है इन्वेड कर लेते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम को। सेप्टम ट्रांसवर्सम वो था जो कि हमारे पास डायफ्राम का पार्ट बना रहा था सेंट्रल टेंडन वाला, उसको जब ये इन्वेड कर लेता है तो हमारे पास यहाँ पे मैस ऑफ स्प्लैंकनिंग मेसेंकाइम जो है वो पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटी को सेपरेट कर रहा था। सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, मैस ऑफ स्प्लैंकनिंग मेसोडर्म जो कि पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल कैविटी को सेपरेट कर रहा है। सेप्टम जो है वो हमारे पास फॉर्म करता है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रम इन द रीजन। हेपेटिक डायवर्टिकुलम जो है वो इनलार्ज करता है रैपिडली, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है और बिटवीन द लेयर ऑफ वेंट्रल मेसोगैस्ट्रम। ये हमारे पास हेपेटिक डायवर्टिकुलम है। हेपेटिक डायवर्टिकुलम जो है वो फोरगट से एक डायवर्टिकुलम निकला है, फिर ये हमारे पास सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर इम्बेड कर गया है और वहाँ पे हमारे पास ये ग्रो कर रहा है रैपिडली। ये हमारे पास है ड्यूडिनम, यहाँ इससे ऊपर हमारे पास होगा स्टमक। इनके जो आगे वाली साइड है यहाँ पे हमारे पास वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है। वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम या वेंट्रल मेसेंट्री है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो लीवर रैपिडली ग्रो करेगा और 2 पार्ट्स में वेंट्रल मेसेंट्री या वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम में ये हमारे पास ग्रो करेगा उसकी लेयर के दरमियान में। फिर इसका डायलेटेड पोर्शन जो है फोरगट और फ्यूचर स्टमक की जो मेसेंट्री इसके आगे है वहाँ पे है, ठीक है। लार्ज क्रेनियल पार्ट ऑफ हेपेटिक डायवर्टिकुलम जो है वो हमारे पास लीवर जो है वो ग्रो करता है 5 से 10 वीक के अंदर रैपिडली और हमारे पास क्या होता है ये लार्ज पार्ट बनाता है एब्डोमिनल कैविटी का। इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे पास अम्बिलिकल वेन से आता है और वो लीवर की डेवलपमेंट और उसके फंक्शनल सेगमेंटेशन को डिटरमिन करता है। इनिशियली हमारे पास क्या होता है कि दोनों लोब्स जो है राइट और लेफ्ट वो बराबर साइज के होते हैं, फिर हमारे पास राइट लोब जो है वो बड़ा हो जाता है। पहले फीटल लाइफ के अंदर हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर लीवर के अंदर ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है और हमारे पास 6th वीक तक, और फिर हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है लीवर को ब्राइट रेडिश अपीयरेंस देती है। 9th वीक के अंदर लीवर जो है वो हमारे पास 10% ऑफ टोटल वेट ऑफ फीटस बनाता है। बाइल फॉर्मेशन हेपेटिक सेल के अंदर हमारे पास 12th वीक के अंदर स्टार्ट होती है। इसका स्मॉल जो कॉर्डल पार्ट होता है हेपेटिक डायवर्टिकुलम का वहां से गॉल ब्लैडर बन जाता है और ये स्टॉक ऑफ डायवर्टिकुलम जो है वो सिस्टिक डक्ट बनाती है। इसका जो स्टॉक होता है गॉल ब्लैडर का उसको हम सिस्टिक डक्ट कहेंगे। सिस्टिक डक्ट जो है फिर हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus पहले एपिथेलियल सेल से ऑक्लूड होगा, फिर दोबारा से रिकैनालाइज होगा वैक्यूलेशन के जरिए और हमारे पास जो है कोलेंजियोसाइट्स जो कि एपिथेलियल सेल हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और वो हमारे पास एंडोडर्म से ड्राइव होंगे। स्टॉक ऑफ डायवर्टिकुलम जो है वो हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट का वो मिलकर हमारे पास बनाएगा बाइल डक्ट और बाइल डक्ट जो है वो हमारे पास ड्यूडिनम के साथ अटैच होगी ड्यूडिनल लूप के साथ। जैसे ही ड्यूडिनम ग्रो करेगा रोटेट करेगा तो हमारे पास बाइल डक्ट जो है वो डॉर्सल एस्पेक्ट से पहले ये वेंट्रल साइड पे अटैच हुई है, फिर जब ये ड्यूडिनम ग्रो और रोटेट किया तो हमारे पास ये डॉर्सल एस्पेक्ट पे चली गई। बाइल एंटरिंग द ड्यूडिनम जो है वो हमारे पास 13th वीक के अंदर हमारे पास बाइल जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो गया ड्यूडिनम को और हमारे पास ग्रीन कलर डार्क ग्रीन कलर का मेकोनियम रिलीज करना स्टार्ट कर दिया ड्यूडिनम ने। अब लीवर के आगे वाली जो साइड है वेंट्रल मेसेंट्री वहाँ पे हमारे पास जो है थिन डबल लेयर मेम्ब्रेन है, वहाँ से 2 चीजें बन जाएंगी, एक फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो कि लीवर से वेंट्रल एब्डोमिनल वॉल यानी कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक जाएगा और जो हमारे पास लेसर ओमेंटम है वो लीवर से लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और ड्यूडिनम के ऊपर जाएगा। अम्बिलिकल वेन जो है वो यहाँ पे फ्री बॉर्डर के अंदर पास करेगी फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के और हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड तक जाएगी। लिवर जो है वो पूरा का पूरा पेरिटोनियम से कवर होगा एक्सेप्ट बेयर एरिया जहाँ पे ये जो है डायरेक्ट कंटेक्ट होगा इसका डायफ्राम के साथ लिवर का। एनोमलीज ऑफ लिवर की अगर हम बात करें तो एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट बन सकती है अप्रॉक्सीमेटली 5% पॉपुलेशन के अंदर और सिस्टिक डक्ट जो है वो हमारे पास एक्सेसरी हेपेटिक डक्ट कहीं भी ओपन कर सकती है जहाँ पे बिलियरी apparatus बन रहा है। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया भी हो सकता है हमारे पास। बाइल डक्ट पहले जब हमारे पास ऑब्लिटरेट हुई है तो वो ऑब्लिटरेटेड ही रहे और हमारे पास दोबारा से रिकैनालाइज ना हो तो हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया होगा। बाइल डक्ट जो है उनकी कैनालाइजेशन सही नहीं होगी और हमारे पास इस केस के अंदर रिमॉडलिंग ये हमारे पास फेलियर क्यों होगा, कोई वायरल इन्फेक्शन या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो गया या डिफेक्टिव सर्कुलेशन है। इसके अलावा जॉन्डिस, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास बर्थ के आफ्टर ही हमारे पास जॉन्डिस होगा बच्चे को और स्टूल जो पास होगा वो हमारे पास अल्कोहलिक क्ले कलर्ड स्टूल होगा। यूरिन जो है वो डार्क कलर का होगा, बिलियरी एट्रीजिया होगा क्योंकि बाइल पास ही नहीं हो पा रहा हमारे पास ड्यूडिनम में और वहाँ से बाइल की वजह से कलर आता है यूरिन और स्टूल का तो वो नहीं आएगा। गाल ब्लैडर की फॉर्मेशन अगर नहीं हो रही, वैसे तो ये रेयर केस ही है लेकिन अगर गाल ब्लैडर कभी कभी फॉर्म नहीं होता और वो विद द एब्सेंस ऑफ सिस्टिक डक्ट भी हो सकता है और उसके बगैर भी हो सकता है।
पेंक्रियाज के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज जो है वो लेयर ऑफ डॉर्सल और दो बर्ड्स की फॉर्म में डेवलप होता है, डॉर्सल बर्ड और वेंट्रल बर्ड, और ये दोनों जो है हमारे पास ड्यूडिनम की साइडों पे अटैच होते हैं। कॉर्डल पार्ट ऑफ फोरगेट कौन सा है, ड्यूडिनम, ये हमारे पास वहाँ पे दोनों साइडों पे ये अटैच हुए होते हैं। फिर हमारे पास वेंट्रल बर्ड जो होता है वो स्मॉलर होता है, वो हमारे पास जो है बाइल डक्ट नियर वो होता है जहाँ पे बाइल डक्ट जो है वो इसके अंदर ड्रेन करी होती है ड्यूडिनम के अंदर। फिर जब हमारे पास ड्यूडिनम रोटेट करती है और सी शेप बनाती है तो बर्ड जो है वो हमारे पास वाइल्ड डक्ट के साथ इसके आगे को रोटेट कर जाता है। ये हमारे पास वेंट्रल बर्ड है, जब हमारे पास ड्यूडिनम अपनी रोटेशन कर रही होती है तो ये रोटेट करके जाके वेंट्रल बर्ड की साइड पे चला जाता है, वहाँ पे जाके फिर ये फ्यूज हो जाता है और हमारे पास एक सिंगल पेंक्रियाज बना देता है। ये रोटेट करके गया और ये फिर हमारे पास जो है डॉर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड के साथ जाके फ्यूज कर जाएगा। वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो है वंसिनेट प्रोसेस बना देगा और हेड ऑफ पेंक्रियाज बना देगा, और हमारे पास जो है दूसरा वाला जो है बाकी बॉडी और टेल बना देगा। जब स्टमक, ड्यूडिनम और वेंट्रल मेसेंट्री जो है वो रोटेट करेंगे तो पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल यानी कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की साइड पे चला जाएगा और रेट्रोपेरिटोनियल हो जाएगा ऑर्गन। पेंक्रियाटिक बर्ड फ्यूज करेंगे और आपस में इनकी डक्ट्स जो है वो एनास्टोमोस करेंगी, पेंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हो जाएगी। पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो हमारे पास वेंट्रल बर्ड और डिस्टल पार्ट ऑफ डॉर्सल बर्ड को वहाँ से फॉर्म होगी। ये हमारे पेंक्रियाटिक डक्ट जो कि हमारे पास ये ऊपर वाला वेंट्रल बर्ड और पीछे वाला डॉर्सल बर्ड इन दोनों से होगी, और इससे जो आगे वाला एरिया है ये हमारे पास एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट बना देगा। ये हमारे ड्यूडिनम में यहाँ पे ये जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है वो मेजर ड्यूडिनल पेपला पे ओपन होगी, जबकि एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो माइनर ड्यूडिनल पेपला पे। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डक्ट जो है डॉर्सल बर्ड का वो हमारे पास क्या करेगा, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट बना देगा जो कि माइनर ड्यूडिनल पेपला पे ओपन होगी, जो कि 2 सेंटीमीटर क्रेनियल होगी मेन डक्ट के। 9% ऑफ पीपल के अंदर हमारे पास ये होता है कि ये पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो फेल टू फ्यूज होती है और 2 डक्ट्स रहती हैं। पेरेंट हिस्टोजेनेसिस ऑफ पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज के अंदर हमारे पास जो पेरेंकाइमा यानी कि बेसिक सेलुलर टिश्यू है पेंक्रियाज का वो ड्राइव होता है एंडोडर्म ऑफ पेंक्रियाटिक बर्ड से, और हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं। फिर फीटल पीरियड के अंदर पेंक्रियाटिक एसिना यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आइलेट्स बना देते हैं, पेंक्रियाटिक आइलेट, जहाँ से हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज होना होता है। इंसुलिन की स्क्रीशन जो है वो अर्ली फीटल पीरियड के अंदर 10th वीक पे स्टार्ट हो जाती है। सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग बाय द डिफरेंशिएशन। पहले सारे बीटा सेल्स होते हैं वही डिफरेंशिएट होकर हमारे पास फिर अल्फा सेल और डेल्टा सेल बनाते हैं, जिससे हमारे पास ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन रिलीज होते हैं। ग्लूकागॉन है वो फीटल प्लाज्मा के अंदर 15th वीक पे आना स्टार्ट होता है। कनेक्टिव टिश्यू जो है दोनों शीथ और इंटरट्यूबुलर सेप्टा जो है वो पेंक्रियाज के अंदर डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारे पास मैटरनल डायबिटीज की कंडीशन है तो बीटा सेल जो है वो इंसुलिन क्रिएट करेंगे फीटल पेंक्रियाज में, और वो क्रॉनिकली एक्सपोज होगा हाई ग्लूकोज लेवल को। अगर हमारे पास मदर को डायबिटीज मेलाइटस है तो फीटस के हमारे पास पेंक्रियाज पे बहुत ज्यादा ग्लूकोज आएगी, वो ग्लूकोज आएगी तो वो इंसुलिन क्रिएट करेगा, तो इंसुलिन जो है वो उसका रेट ऑफ इंसुलिन क्रिएशन जो है वो बढ़ जाएगा और बीटा सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक्टोपिक पेंक्रियाज जो है वो हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है, म्यूकोजा ऑफ स्टमक के गिर्द। उसके अलावा ड्यूडिनम के प्रॉक्सिमल पोर्शन में, जिजनम में, पाइलोरिक एंट्रम में यानी कि पाइलोरस वाले रीजन में, और इलियल डायवर्टिकुलम के लेवल पे। ये यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है और डिस्कवर होता है इंसिडेंटली अगर हम कोई सीटी स्कैन वगैरह करते हैं तब। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज कर सकता है और ब्लीडिंग वगैरह भी कॉज कर सकता है। एनुलर पेंक्रियाज की बात करें तो ये होता है हमारे पास के एनुलर पेंक्रियाज वैसे तो रेयर है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि रिंग लाइक एनुलर पेंक्रियाज बनता है जो कि हमारे पास फ्लैट बैंड बनाता है पेंक्रियाटिक टिश्यू का, जो कि सराउंड करा होता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को, और हमारे पास उसको ड्यूडिनल एट्रीजिया कॉज कराता है, और इससे हमारे पास बिलियस वॉमिटिंग होगी। डाउन सिंड्रोम के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। इसके अंदर ये हो सकता है कि वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो बड़े वाला था वो बाइफिड हो और वो इस तरह हमारे पास सराउंड कर ले ड्यूडिनम को। बाइफिड वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड हो और वो हमारे पास जो है वो ड्यूडिनम को इर्द गिर्द से सराउंड करके एनुलर पेंक्रियाज बना। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन जो है वो मैस और मीसेंकाइमल सेल का मैस है जो कि हमारे पास डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। डॉर्सल मतलब अब ये स्टमक से पीछे है, ठीक है। और हमारे पास स्प्लीन जो है वो वेस्कुलर लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि 5th वीक के अंदर डेवलप होता है, बाकी सारे 4th वीक के अंदर डेवलप हो रहे थे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक शेप जो है वो फीटल पीरियड के अंदर जो है वो नहीं आती। फीटल स्प्लीन जो होती है वो लोब्यूलेटेड होती है और उसके अंदर सुपीरियर बॉर्डर के अंदर नॉचेस रह जाती हैं एडल्ट स्प्लीन में भी। इसी लोब्यूलेशन की वजह से हमारे पास जो इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है वो एडल्ट के अंदर भी हमारे पास नॉच्ड होता है। और हमारे पास स्प्लीन के रेमिनेंट्स ऑफ ग्रूव, ये नॉचेस क्या होती है हमारे पास रेमिनेंट ऑफ ग्रूव जो कि सेपरेट कर रही होती है फीटल लोब्यूल्स को। इसके बाद हमारे पास स्प्लीन का एक किडनी से रिलेशन है जो कि हमारे पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट से होता है डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, और एडल्ट स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती है जो कि लार्जेस्ट प्लांट है सिलिक ट्रंक की, और ये हमारे पास टॉर्चुअस कोर्स लेती है थ्रू द ओमेंटल बर्सा। ओमेंटल बर्सा के अंदर से ये हमारे पास कोर्स लेती है। ये हमारे पास है स्टमक के पीछे यहाँ पे डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर स्प्लीन बन रही है, और स्प्लीन के पीछे ये जो हमारे पास इसको किडनी से अटैच करा है स्प्लीनोरीनल लिगामेंट, और ये जो आगे वाला है जो इससे स्टमक के पीछे से स्प्लीन तक जा रही है यहाँ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। ये हमारे पास स्प्लीनिक आर्टरी है जो कि हमारे पास स्प्लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर पड़ी हुई है। अब इसके अंदर जो मेसेंकाइमल सेल है स्प्लीनिक प्राइमोडियम के अंदर वो हमारे पास इसका कैप्सूल बना रहे हैं, और स्प्लीन का फंक्शन क्या है, हेमेटोपोएटिक सेंटर है हमारे पास फीटल लाइफ के अंदर, और इसकी जो हमारे पास ब्लड सेल फॉर्मेशन की एबिलिटी है वो एडल्ट लाइफ तक भी रहती है। एसेसरी स्प्लीन की बात करें तो हमारे पास 1 और मोर स्प्लीनिक मैसेज प्रेजेंट हो सकते हैं डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर ही मेन बॉडी ऑफ स्प्लीन के अलावा, और ये कॉमनली फाउंड होते हैं पेरिटोनियल फोल्ड नियर द हाइलम ऑफ स्प्लीन में और टेल ऑफ पेंक्रियास की जगह पे, और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर जो हमारे पास इससे आगे वाला ये वाला लिगामेंट था ना गैस्ट्रोस्प्लीनिक, इसके अंदर। और हमारे पास यहाँ पे पोलीस्प्लीनिया भी इसके अंदर 10% पीपल के अंदर हमारे पास पोलीस्प्लीनिया होता है, उनके अंदर मल्टीपल स्मॉल एसेसरी स्प्लीन्स होती हैं। अगर हमारे पास बच्चे के अंदर मेन बॉडी नहीं है स्प्लीन की और हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी स्प्लीन फंक्शनल टिश्यू कर रही है, तब भी हमारे पास जो है ब्लड सेल फॉर्म होंगे, लेकिन बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होगी।
तो उसकी ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा